महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, आप बिना सबूत के कुछ जानना चाहते हैं तो आपको भ्रम और कल्पना की दुनिया में रहना होगा। और आज की भू राजनीति में सबूतों और संकेतों को जोड़कर ही मतलब असली कहानी को समझा जा सकता है। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक विश्लेषण के आधार पर कुछ ऐसे ही संकेतों को जोड़ने वाले हैं। आज की चर्चा का विषय है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ एक नया रणनीतिक समझौता। इसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट या SMDA कहा जा रहा है, जो सितंबर 2025 में हुआ। अब देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये दो पुराने दोस्तों के बीच एक और समझौता लगता है, लेकिन इसकी परतों के नीचे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की पूरी रणनीति को बदलने की क्षमता है। और हाँ, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही काम का है, खासकर GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले खंड के लिए। हमारा मकसद है ये समझना कि ये समझौता क्यों हुआ, इसका समय इतना खास क्यों है और भारत के लिए इसके गहरे मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये SMDA आखिर है क्या। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते तो दशकों पुराने हैं। पाकिस्तानी फौजी पहले भी सऊदी अरब की सुरक्षा में तैनात रहे हैं, तो फिर इस बार इतनी हलचल क्यों है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। रिश्ते पुराने हैं, सहयोग भी पुराना है, लेकिन इस बार जो अलग है वो है समझौते की भाषा और उसका संदर्भ। भाषा? जी, दस्तावेज में सामूहिक रक्षा या कलेक्टिव डिफेंस जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये भाषा जानबूझकर थोड़ी अस्पष्ट रखी गई है, लेकिन इसी ने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक के रणनीतिकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये इशारा करता है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग या हथियारों की खरीद फरोख्त का समझौता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब आप सामूहिक रक्षा कहती हैं तो क्या इसका मतलब नेटो के आर्टिकल 5 जैसा कुछ है कि मतलब सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा? क्या ये इतना सीधा है? देखिए, ये नेटो जितना स्पष्ट और बाध्यकारी शायद ना हो, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा है। ये सऊदी अरब को एक तरह की परमाणु गारंटी देता है, भले ही कागज पर ऐसा ना लिखा हो। अच्छा, सोचिए, इस्लामी दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति पाकिस्तान जब सऊदी अरब के साथ सामूहिक रक्षा की बात करता है तो इसका सीधा संदेश ईरान और इजराइल जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को जाता है। हाँ। ये एक सामान्य रक्षा सहयोग से एक रणनीतिक गठबंधन की ओर बढ़ने का साफ संकेत है। और इसका समय भी, वो भी तो बहुत दिलचस्प है। ये सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद हुआ है, तो क्या ये सीधे तौर पर भारत को एक जवाब है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है और भारत पर इसका असर जरूर पड़ेगा, इस पर हम आएंगे। लेकिन ORF का ये विश्लेषण एक और गहरी बात की ओर इशारा करता है। वो क्या? इस समझौते की असल वजह भारत पाकिस्तान समीकरण से ज्यादा मध्य पूर्व में चल रही उथल-पुथल है। यूं कहिए कि इस आग को हवा रियाद की असुरक्षा से मिली है, भले ही इसका धुआं नई दिल्ली तक पहुंच रहा हो। ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। जी, तो मध्य पूर्व में ऐसा क्या हो रहा है जिसने रियाद को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? उनके पास तो बेहिसाब दौलत है, अमेरिका का समर्थन है, फिर ऐसी क्या असुरक्षा? यहां 2-3 बड़े कारक एक साथ काम कर रहे हैं। पहला है इजराइल की बढ़ती सैन्य ताकत और उसकी आक्रामकता। 7 अक्टूबर के हमलों और गाजा युद्ध के बाद इजराइल ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि दोहा में हमास के नेतृत्व पर हमला करके यह भी दिखा दिया है कि वह अपनी सीमाओं के बाहर भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। इससे सऊदी अरब जैसे देशों में एक डर बैठ गया है। बिल्कुल, कि कल इजराइल का निशाना कोई भी हो सकता है। और दूसरा कारक जाहिर है ईरानी होगा। बिल्कुल, मई 2025 में इजराइल और ईरान के बीच हुए 12 दिवसीय युद्ध को भी हमें याद रखना होगा। उस छोटे लेकिन भीषण संघर्ष के बावजूद ईरान की परमाणु क्षमता वो लगभग वैसी की वैसी ही है। तो मतलब सऊदी अरब एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां एक तरफ परमाणु क्षमता वाला ईरान है और दूसरी तरफ सैन्य रूप से बेहद शक्तिशाली और आक्रामक इजराइल। सही। सऊदी अरब के पास पैसा है, लेकिन उसके पास न तो इजराइल जैसी अत्याधुनिक सेना है और न ही ईरान जैसा युद्ध का अनुभव। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए आउटसोर्सिंग का रास्ता चुना है। सटीका। और इस काम के लिए पाकिस्तान से बेहतर कौन हो सकता है, जिसके पास एक बड़ी अनुभवी सेना भी है और परमाणु हथियार भी? यहीं पर पाकिस्तान की भूमिका एकदम फिट बैठती है।
रियाद की इन्हीं चिंताओं ने पाकिस्तान को एक अप्रत्याशित आर्थिक और रणनीतिक जीवन रेखा दे दी है। ये समझौता पाकिस्तान को वो सम्मान और प्रासंगिकता वापस दिला रहा है जो उसने पिछले 20 सालों में खो दी थी। वो एक बार फिर मध्य पूर्व की बड़ी राजनीति का एक अहम खिलाड़ी बन गया है। ये तो हुई रियाद की बात, लेकिन इस सौदे से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? वो तो जैसे हाशिए पर चले गए थे, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर थे। ये उनके लिए कितना बड़ा मौका है? पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक जीत है। लगभग 2 दशकों तक अमेरिका के वॉर एंड टेरर में उलझे रहने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने के बाद पाकिस्तान एक झटके में मध्य पूर्व की मुख्य धारा की राजनीति में वापस आ गया है। और ये सिर्फ कूटनीतिक जीत तब नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है कि इस समझौते के पीछे भारी आर्थिक मदद का भी वादा होगा, जो पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और इसमें पाकिस्तानी सेना की भूमिका तो साफ नजर आ रही है, हमेशा की तरह। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की लगभग हर विदेश यात्रा पर सेना प्रमुख आसिम मुनीर उनके साथ होते हैं। हाँ, ये पैटर्न बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति की बागडोर आज भी रावलपिंडी यानी सेना मुख्यालय के हाथ में है। ये समझौता सेना की उस पकड़ को और भी मजबूत करता है। ये सेना के लिए एक बड़ी सफलता है। उन्होंने देश की सबसे बड़ी संपत्ति, उसकी सैन्य और परमाणु क्षमता को सफलतापूर्वक बेचकर देश के लिए एक नई भूमिका हासिल कर ली है। ठीक है, तो अब उस सवाल पे आते हैं जो भारत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस समझौते का भारत के सामरिक हितों पर क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है? आपने कहा था कि यह ऑपरेशन सिंदूर से मिली बढ़त को बेअसर कर सकता है। इसे थोड़ा और समझाइए। जरूर। पहले ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ को समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में भारत द्वारा सीमा पार की गई ये एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई थी। इसने पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठान को चौंका दिया था। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद यह पहली बार था। जी, पहली बार था जब भारत ने इतने बड़े पैमाने पर पहल की और सफलता हासिल की। इससे भारत को एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक बढ़त मिली थी। अब ये नया सऊदी पाक समझौता उस बढ़त को सीधे तौर पर चुनौती देता है। कैसे? क्या इसका मतलब ये है कि अगर कल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए आ सकता है? सैन्य मदद? देखिए, सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप की संभावना तो कम है, लेकिन इसका असर कई और तरीकों से होगा। जैसे? पहला, पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलने वाली आर्थिक और कूटनीतिक मदद उसे भारत के खिलाफ और मजबूत बनाएगी। दूसरा, पाकिस्तान को यह विश्वास मिलेगा कि उसके पीछे एक बड़ी ताकत खड़ी है जो उसे ज्यादा आक्रामक बना सकता है। और तीसरा? और तीसरा जो सबसे अहम है, ये भारत के लिए 2 मोर्चों पर चुनौती को और जटिल बना देता है। चीन पहले से ही पाकिस्तान का सहयोगी है और अब सऊदी अरब के रूप में एक और शक्तिशाली देश उसके साथ खड़ा हो गया है। तो भारत ने इस पर प्रतिक्रिया कैसे दी है? क्या नई दिल्ली ने खुलकर इसका विरोध किया है या फिर एक तरह की कूटनीतिक चुप्पी साध ली है? भारत ने बहुत सधा हुआ रास्ता अपनाया है। सार्वजनिक तौर पर इस समझौते को ज्यादा तवज्जो न देने का दिखावा किया गया है। लेकिन पर्दे के पीछे? सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली ने पर्दे के पीछे रियाद को अपनी चिंताएं साफ साफ बता दी थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि उसे इन वार्ताओं की जानकारी है और वो उम्मीद करता है कि इस समझौते का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। भारत सऊदी अरब से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, जो ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी में भारतीय समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को दांव पर भी नहीं लगा सकता। कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ये समझौता कागज पर जितना मजबूत दिखता है, हकीकत में उतना नहीं है। वो यमन का उदाहरण देते हैं जब पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजने से साफ इनकार कर दिया था। ये एक बहुत ही वैध बिंदु है। इतिहास गवाह है कि दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। लेकिन आज का संदर्भ 2015 से बहुत अलग है। कैसे? आज सऊदी अरब ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है और पाकिस्तान ज्यादा जरूरतमंद है। ये जरूरत का गठबंधन पुराने मतभेदों पर भारी पड़ सकता है, इसलिए भारत इसे हल्के में लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये बात तो सही है, और ये पूरा मामला सिर्फ इन 3 देशों तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इस पूरे समीकरण पर चुपचाप नजर रख रही है। चीन। इस खेल में चीन की क्या भूमिका है? चीन इस समीकरण में एलिफेंट इन द रूम है। सही। चीन के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। उसका सबसे करीबी सहयोगी पाकिस्तान अब सऊदी अरब के जरिए मध्य पूर्व में और मजबूत हो रहा है। इससे चीन को क्या फायदा? इससे चीन को इस क्षेत्र में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने के लिए एक और प्रॉक्सी मिल जाती है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी सीमा पर चीनी हथियार और उपकरण देखे जाने की खबरें थीं। यह समझौता चीन के प्रभाव को इस क्षेत्र में और भी गहरा करता है
और अमेरिका के घटते प्रभाव को भरने में उसकी मदद करता है। वाह, तो इसका सीधा असर भारत की जियो इकोनॉमिक्स फर्स्ट नीति पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से। 2015 के बाद से भारत की खाड़ी नीति की सबसे बड़ी सफलता यही मानी जाती थी कि हमने सुरक्षा को परे रखकर आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। क्या अब ये रणनीति खतरे में है? यह समझौते का सबसे बड़ा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है भारत के लिए। पाकिस्तान की सुरक्षा के क्षेत्र में इस वापसी से भारत की आर्थिक पहुंच प्रभावित हो सकती है। मतलब जब सुरक्षा समीकरण बदलते हैं तो व्यापार और निवेश के रिश्ते भी अछूते नहीं रहते। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को अब ये सोचना पड़ सकता है कि भारत के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करते समय पाकिस्तान के सुरक्षा हितों का भी ध्यान रखा जाए। तो भारत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। जी बिल्कुल करना होगा। और यूरोपीय संघ मतलब EU इस पूरे मामले को कैसे देख रहा होगा? वे तो भारत और सऊदी अरब दोनों के साथ अपने रिश्ते को महत्व देते हैं। यूरोपीय संघ के लिए ये एक मुश्किल संतुलन साधने वाली स्थिति है। एक बड़े आर्थिक ब्लॉक के रूप में EU का भू राजनीतिक प्रभाव भले ही कम हो रहा हो, लेकिन वह वैश्विक व्यापार और कूटनीति में एक बड़ा खिलाड़ी है। उसे भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी और सऊदी अरब के साथ अपने ऊर्जा और व्यापारिक हितों दोनों को साधना होगा। और पाकिस्तान का पहलू इस समीकरण को और जटिल बना देता है। हाँ, वे चाहेंगे कि इस क्षेत्र में तनाव ना बढ़े, लेकिन उनके पास इसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वे क्या होंगे? सार यह है कि सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता महज एक द्विपक्षीय घटना नहीं है। ये मध्य पूर्व में बदलते शक्ति संतुलन का एक प्रतीक है, जिसे इजरायल की आक्रामकता और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं ने जन्म दिया है। और पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठा लिया? बिल्कुल, उसने अपनी खोई हुई प्रासंगिकता वापस पा ली है और चीन इस पूरे खेल का मूक लाभार्थी है। और भारत के लिए इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर से मिली मनोवैज्ञानिक बढ़त अब सवालों के घेरे में है। उसे अपनी विदेश नीति में आर्थिक हितों और सुरक्षा चिंताओं के बीच एक नया और ज्यादा मुश्किल संतुलन बनाना होगा। यह समझौता एक चेतावनी है कि भू राजनीतिक हवा बहुत तेजी से अपना रुख बदल सकती है। बिल्कुल, नई दिल्ली को लगातार सतर्क और अपनी रणनीति में लचीला बने रहने की जरूरत होगी। जो UPSC अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का पड़ोस, सुरक्षा और आर्थिक हित एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। GS पेपर 2 में इस तरह के इंटरलिंकेज को समझाना बहुत अच्छे अंक दिला सकता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। जैसे जैसे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल रहा है और पाकिस्तान जैसे देश सुरक्षा समीकरणों में फिर से महत्वपूर्ण हो रहे हैं, क्या भारत को अपनी सफल जियो इकोनॉमिक्स फर्स्ट नीति के साथ साथ एक ज्यादा मुखर जियो सिक्योरिटी नीति को भी अपनाने की जरूरत है? क्या अब सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा? इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। खासकर वे जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी अंतर्दृष्टि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। आगे ऐसी ही गहन चर्चा के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।